नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल के चैनल में आपका फिर स्वागत, खैर मकदम। मैंने पिछले 3 वीडियोस कंटिन्यूसली अंग्रेज़ी में बनाए। मकसद था कि हमारे भारत के लोग जो हिंदी नहीं जानते हैं, हमें नॉर्थ इंडिया में ये पता नहीं है कि भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती। उनकी अपनी मातृभाषा होती है और उसके अलावा वो अंग्रेज़ी समझते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो उन तक पहुंचना मेरे लिए उनकी मातृभाषा में तो पॉसिबल था नहीं, तो मैंने अंग्रेज़ी इसलिए बनाया कि हम उन तक भी पहुँचें और उनको भी इन्फॉर्मेशन दी जाए। चूँकि जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो पब्लिक डोमेन में मिलती नहीं है यूजुअली। मैंने वीडियोज़ तो बहुत देखे, हेल्थ के बनते ही हैं, आप भी देखते होंगे, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने इसीलिए किया है कि कुछ आपको यहाँ अलग टेस्ट मिलता है, अलग स्वाद आता है और अलग मालूमात होती हैं और अपनापन आपको लगता है मेरे अंदर, जो बहुत बड़ी बात है, जो हर किसी में नहीं होता। मैं हमेशा हर अपने आदमी को, अपने जो भी मिलने वाले होते हैं, जो भी मेरे पास मिलने आते हैं, सबको अपना संबंधी समझता हूँ, अपना संबंधी बिल्कुल। चूँकि मेरा ये मानना है कि हम सब जो हैं, सब भाई बहन आपस में हैं, रिश्तेदार हैं, कोई दूसरा एक दूसरा अलग अलग नहीं है, भागों में नहीं बटे हुए हैं, सब इंसान की ज़ात एक ज़ात है। तो ये मान के चलता हूँ मैं। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे विनती करता हूँ, हिंदी के वीडियोस तो मेरे बहुत हैं, 100 से ज़्यादा तो हिंदी में ही बनाए हैं मैंने वीडियोस, उनको भी देख सकते हैं आप लोग। और इंग्लिश के कमेंट्स का मुझे वेट करना था, वो इंग्लिश के कमेंट्स अभी मुझे नहीं मिले हैं, शायद अंग्रेज़ी वालों ने उतना नहीं देखा, उसको पहुँच नहीं पाया मैं वहाँ तक। तो आपकी ये भी कोशिश होना चाहिए कि जो अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं उनको ये आप पहुँचा सकें मेरा वीडियो, जिससे उनको अंदर भी थोड़ा सा जागृति पैदा हो और समझ में आए कि नई चीज़ है ये। मैं सारे भारत में घूमा हूँ। मैंने अपनी लाइफ में, मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जो नहीं देखा है इंडिया का। मुझे बहुत शौक़ था एक ज़माने में, जब कॉलेज लाइफ में था, कि इंडिया का भ्रमण करूँ, भारत भ्रमण। आईएएस में हम सुनते थे कि आईएएस वाले भारत भ्रमण करते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हम एमबीबीएस में हैं तो हम भी भारत भ्रमण करें, हम भी घूमें, देखें हिंदुस्तान को। तो मैं जहाँ जहाँ समर वेकेशन होती थी, जहाँ मौका मिलता था, जहाँ पर हमारा अलीगढ़ की टीम जाती थी, तो मैं शतरंज खेलता था एक ज़माने में, चेस खेलता था, तो चेस खेलने में जाया करता था जगह जगह। खैर, तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने देखा है कि सब जगह हम भारत में बिल्कुल एक सा माहौल है। विभाग बदल जाते हैं, क्षेत्र बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, भोजन बदल जाता है, लेकिन सोच सबकी एक सी रहती है। जब मैं बड़ा हुआ और डॉक्टर बन गया और अपने काम में आया, तो मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे और मुल्कों में जाने का मौका भी मिला। अमेरिका में भी मैंने बहुत वक्त गुजारा। अमेरिका के एक क्षेत्र में नहीं, सारे क्षेत्रों में मैं अमेरिका के गया। तो मुझे लगा कि दुनिया के लोग सब एक से हैं, खाली भारत के लोग एक से नहीं हैं। दुनिया के लोगों की परेशानी और दुनिया के लोगों की तकलीफ और दुनिया के व्यापारियों का थॉट सब एक सा है। व्यापारी वाला थॉट भी एक सा है और आम नागरिक का थॉट भी एक सा है। उसको अपनी सेहत की आराम चाहिए, सेहत में फ़ायदा चाहिए, कम पैसों में गुजारा करना सीखना चाहिए, ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश करते हैं वो लोग हर जगह दुनिया में। और व्यापारी चाहता है कि सारा पैसा मैं खींच लूँ। बस ये कंपटीशन चलता रहता है पब्लिक में और व्यापारी में। इसलिए जो हम कहते हैं ना कि कम मात्रा में लोगों के पास 20% भारत का धन उनके पास है, यानी आधा % पॉपुलेशन भी नहीं होगी, लेकिन 20% वो धन उनके पास है और 80% धन जो है वो सारे लोगों में, 99.5% लोगों में बटा हुआ है। तो ये कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। खैर, तो वो व्यापारी ग्रुप है और एक मैं साधारण ग्रुप हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं। मुझे मरना है, मुझे रोज थॉट आता है कि मैं मर जाऊंगा, एक दिन जाना है। जिस बीमारी को मैं लेके चला हूं वो बीमारी बहुत तकलीफदेह है। मुझे बाखुदा कोई तकलीफ, हमेशा कोई खुशी नहीं होती पैसे लेते हुए। पैसा मेरी मजबूरी बना हमेशा, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा, मैंने शुरू में सुना था कुआं खोदो और पानी पियो, रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो। उसी चीज पे अमल आज तक जिंदगी में करता चला आया हूं। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। कैंसर के मरीजों को मैंने कभी व्यापार नहीं समझा, ये मरीज भी जानते हैं। बहुत से मरीजों को तकलीफ हुई होगी, पैसा खर्च हुआ होगा, इलाज से फायदा नहीं हुआ होगा, मुझे तकलीफ है उनकी, लेकिन मजबूरी है, मैं खुदा तो नहीं हो सकता। तो ये तो एक आपसे बातें जनरली करना थी, जो हमेशा मैं घर की बातें करता हूं। जैसे मैं अपने घर में बैठ के बात कर रहा हूं, मैं आपसे वैसी बात करता हूं। दूसरी बात यह है कि अब हम कैंसर के टॉपिक पे दोबारा आते हैं। हमेशा हमने कैंसर की बात करी। कैंसर जो है एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कहते हैं इसको। ये एक परिभाषा में सीमित नहीं हो सकता।
एक परिभाषा इसकी गलत है। एक परिभाषा होगी तो एक इलाज होगा, एक इलाज होगा तो एक सा फायदा होगा, एक सा फायदा होगा या एक सा फायदा नहीं होगा। इसमें परिभाषा बिल्कुल अलग है। कैंसर ऐसा है, डिसओरिएंटेशन ऑफ सेल्स। सेल्स ने इंडिपेंडेंटली बिहेव करना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना रास्ता खो दिया किसी सेल ने, और शरीर की सहन शक्ति ने उन्हें नहीं पहचाना। जहां शरीर की सहन शक्ति नहीं पहचानेगी वो कैंसर हो गया। तो कैंसर जो है, अच्छा अब सहन शक्ति पहचानने लगी कैंसर को खुद, तो कैंसर सीमित हो गया। कैंसर असीमित है या कैंसर सीमित है, यह भी बड़ा वेरिएशन है इसकी परिभाषा में। सीमित कैंसर कौन सा हुआ कि जब हमने शरीर ने पहचान लिया, मान लीजिए कि कोई एक मरीज मैंने देखा, उसने मुझसे कहा कि मेरे 3 साल से गांठ है छाती में, अब आके दर्द होना शुरू हुआ है। मतलब ये कि 2.5 साल तक वो पेशेंट कैंसर लेके रहा, और ऐसा भी होता है कि 2.5 साल में हमने इलाज किया उस 2.5 साल में, और उस कैंसर को, मरीज को हमने खो दिया सारे इलाज करने के बाद भी। और एक ऐसा मरीज है कि उसने 2.5 साल तक कैंसर जिया और अगले 6 महीने में उसने कैंसर से परेशानी शुरू हो गई। मतलब ये कि इम्यून सिस्टम उसे पहचान रहा था, उसको रोक रहा था, दोनों में लड़ाई चल रही थी, कशमकश थी। कशमकश में आखिर में इम्यून सिस्टम ने गिव अप कर दिया और कैंसर बढ़ गया। ये परिभाषा है कैंसर की। अगर इस परिभाषा से कैंसर को आप समझेंगे, और आपके अलावा रिसर्चर भी समझेंगे और रिसर्चर ध्यान देंगे, और रिसर्चर जो है उस पर उन्नति प्राप्त करना चाहेंगे, वो चीज़ जीत की जीत है कैंसर में। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, हम लोग पढ़ाई कैसे करते हैं मेडिकल कॉलेज में, या हम लोग रिसर्चर कैसे होते हैं। रिसर्चर जो होता है वो एक टॉपिक लेता है पीएचडी में, उस पीएचडी के टॉपिक को वो कंप्लीट करता है, उसकी थीसिस जमा हो जाती है, पब्लिकेशन भी उस पर हो जाता है, केस भी प्रेजेंटेशन हो जाता है। अब वो रद्दी की टोकरी में चली गई पब्लिकेशन, या वो कामयाब हो गई, ये अगले रिसर्चर पर डिपेंड करता है, उसने उसको उठाया कि नहीं उठाया। इसको हम बोलते हैं रिसर्च में बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस ऑफ लिटरेचर। रेफरेंस ऑफ लिटरेचर का मतलब बिब्लियोग्राफी होता है जो किताब के आखिर में सब छपा रहता है कि यहां से हमने ये लिया। उस पेपर को कितनी मान्यता प्राप्त हुई ये अगले रिसर्चर पर डिपेंड करता है, उस पर नहीं करता जिसने काम करके चला गया। उसने तो अपनी नौकरी शुरू कर दी अब करना, या वो एकेडमिकली किसी और चीज में चला गया या टीचर बन गया, तो उसका टॉपिक वहां तक सीमित था जहां तक उसने पीएचडी कंप्लीट की थी। उसके बाद उस टॉपिक को उठाने वाला अगला रिसर्चर होगा। अब इसमें क्या होता है, जो एक इंडस्ट्री जो एक रोल प्ले करती है, वो उन चीजों को उठाती है जहां पर उनको लगता है कि ये चीज इसकी हम कामयाबी से बेच पाएंगे। अब जब वो बेचने की क्षमता रखता है तो वो उठा लेते हैं उसको और बेकार बेचते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये तो बेकार है तो वो बस्ते में चला जाता है, धूल चढ़ने लगती है उस टॉपिक पे, और वो टॉपिक कोई नहीं सुनता, कोई नहीं पूछता। जब मैंने ये काम शुरू किया था तो बिब्लियोग्राफी थी पब्लिक डोमेन में, ऑलरेडी इस पे काम हुआ था, लेकिन सब बस्ते में चला गया था। मैंने उन बस्तों को खोल के उठाया, निभाया, समझाया अपने आप को कि ये काम अच्छा है और ये तजुर्बा अच्छा है, इस तजुर्बे को लेकर अगर हम चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी, एक हद तक मिलेगी, ये भी मालूम था। जैसे मैंने आपसे कहा कि कैंसर जो है वो एक अलग बीमारी है, उसको एक ग्रुप में क्लासिफाई नहीं कर सकते, कहीं फेलियर होगा, कहीं फेलियर नहीं होगा, कहीं कामयाबी मिलेगी। तो ये है। इसी टॉपिक पे मुझे एक बात और आज करना थी। आप कह रहे होंगे कि आज का मफहूम क्या है, आज हम कहना क्या चाहते हैं। तो हमने हमेशा ये बताया कि जो एकेडमिया ने काम किया, एकेडमिया का मतलब रिसर्चर ने जो काम किया, वो पब्लिक डोमेन में आया। पब्लिक डोमेन में लाने वाली कंपनी होती है, जो कंपनी इंडस्ट्री होती है। उस इंडस्ट्री का योगदान है। देखिए वो उनकी कोई सेलेक्टिव, उनकी कोई बदमाशी नहीं है, लेकिन वो तो वही चीज उठाएंगे जो बेच सकें। तो जब ये रिसर्चेस हो रही थी इम्यून सिस्टम पे, तो ऐसी रिसर्चेस चल रही थी कि जिसमें यह देखा गया कि एंटीबॉडी बनाई जाए कैंसर के अगेंस्ट तो क्या काम करेगी। वो एंटीबॉडी को हमने कहा पैसिव इम्यूनोथेरेपी। तो पैसिव इम्यूनोथेरेपी बहुत प्रचलित हो गई, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अडॉप्ट कर ली, जो दवाई की तरह दी जाती है। कहते हैं डॉक्टर साहब आपके ऑन्कोलॉजिस्ट
कि मैं आपको इम्यूनोथेरेपी दूंगा। आप खुश हो जाते हैं कि शायद डॉक्टर जमाल का नाम लेंगे, अगला नाम डॉक्टर जमाल का होगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं उनका नाम नहीं, वो तो अलग है, वो तो रिसर्च में चल रहा है काम, उसका काम तो रिसर्च है, अभी वो तो रिसर्च हो रहा है, वो तो जिंदगी गुजार देगा, पूरा बुरा हो गया लेकिन रिसर्च ही रहेगी उसकी, हम तो तुम्हें दवाई देंगे। वहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जो काम किया वो ये किया कि दवाई देंगे। दवाई का मतलब यह है कि हमने इम्यूनोथेरेपी वो दी जो पैसिव इम्यूनोथेरेपी थी। एक्टिव इम्यूनोथेरेपी जो सेल बेस्ड थेरेपी थी, जिसकी रिसर्च भी पैरेलली चल रही थी, जिसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका था, उसको आगे नहीं आने दिया, आने के लिए कोशिश भी नहीं करी। क्योंकि कोशिश क्यों करेंगे जब भाई प्रॉफिटेबल वेंचर ही नहीं है, तो कोशिश क्या करेंगे। मैं रोज वीडियो बनाता हूं, हर हफ्ते कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अगर मैं कोई दवाई का काम कर रहा होता तो मैं बड़ा आदमी बन चुका होता, पब्लिक डोमेन में आता भी नहीं, आपको पता भी नहीं होता मैं कौन हूं, सुकून से बैठ के खा रहा होता। लेकिन मुझे तो जद्दोजहद करना होती है ना, मेहनत करना होती है, समझाना होता है, क्योंकि मुझे अपने परिवार को पालना है। अपना परिवार से मुराद ये है जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है आके आपके सामने कि आप भी सुने समझें भाई, आप फिर आएंगे मेरे पास। सुनते लाखों हैं, भगवान ना करे सबको कैंसर हो, कुछ लोगों में को कैंसर होता है, उन कुछ लोगों में से बहुत कुछ कम लोग सुन के यहां तक पहुंचते हैं मुझ तक। फिर उसमें आपके ऑन्कोलॉजिस्ट भाई साहब रोक देते हैं आपको, अगर उनसे पूछ लिया आपने, वो कहते हैं इम्यूनोथेरेपी तो मैं दूंगा। वो इम्यूनोथेरेपी पैसिव इम्यूनोथेरेपी है, वो जिंदगी भर लोगे आप, उसका कोई अंत नहीं है। वो तो शरीर में जाएगी, काम करेगी, अगर करना है, नहीं करेगी तो पैसा बर्बाद होगा। आप 6 डोज लगा लोगे, आपके हो सकता है कि 20 लाख चले जाएं उसमें। हमेशा कैंसर की विपदा 2 चीज से परेशान करती है। मरीज की बीमारी, हमें तकलीफ उसकी देखने नहीं देते, हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। अंत भी वही होता है जो सबको होता है। तो क्यों ना हम एक अपना डिटरमिन कर लें कि डॉक्टर साहब ये मेरे पास पैसा है। मैंने हमेशा अपने क्लिनिक में जो भी मरीज आया उसने कहा साहब कितना खर्च होगा, मैं उसको इमीडिएटली एक एस्टिमेट दे देता हूं कि भाई आपका टोटल खर्चा इतना होगा, उसके ऊपर होगा तो मैं करूंगा। ये मानना है, यही मेरे डॉक्टर्स जो टीम में शामिल हैं उनको मैंने सिखाया है, यही करना है। बस आपसे विनती ये है कि राय लेने में देरी मत कीजिए। मेरे बहुत अच्छे अच्छे जानने वाले रहे जो मुझसे कहते रह गए कि हम आपसे मिलने आएंगे, और फिर एक दिन खबर आई कि वो नहीं रहे। मैं भी नहीं रहूंगा, ये भी पता है, मैं कोई गुरूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो उनको मतलब अपने जानने वाले मिलने नहीं आ पाए। इस बात का कितना अफसोस होगा आपको। गैर आदमी तो चला आ रहा है, सुन के कहते ना कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। ये मुहावरे मुझे हमेशा याद रहते हैं, जो आपको भी पसंद आते हैं मैं जब बोलता हूं आपसे। तो आप जो है पैसिव इम्यूनोथेरेपी डॉक्टर साहब से लेंगे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मुझसे भी ले सकते हैं। अगर बहुत अच्छी काम करेगी तो आपको 2 डोज में मालूम हो जाए कि बहुत अच्छा काम कर रही है। पैसिव इम्यूनोथेरेपी का खूबसूरती क्या है कि आपको 2 डोज या महीना भर में आपको अंतर पता चल जाएगा कि मुझे कैंसर से फायदा हो रहा है इस दवाई से। अगर आपके डॉक्टर साहब कह रहे नहीं नहीं अभी तो तुम्हें 3 महीने और लेना है, तो आपको धोखा दे रहे हैं। मैं दिल ठोक के कह रहा हूं, धोखा दे रहे हैं आपको। इम्यूनोथेरेपी हमेशा, पैसिव इम्यूनोथेरेपी विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट दे देगी। 3 हफ्ते मान के चलिए, रूल ऑफ 3 वीक बताया था मैंने शुरू में, वो ट्रीटमेंट का भी रूल 3 वीक का है। कीमोथेरेपी में वो रूल वो भी अप्लाई करता है, लेकिन कीमोथेरेपी की टॉक्सिसिटी बहुत होती है, तकलीफ बहुत होती है, तकलीफ को पता करने में समय लगता है। तकलीफ ज्यादा नजर आती है, फायदा नजर नहीं आता। इम्यूनोथेरेपी में तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है। अगर तकलीफ दे रही है इम्यूनोथेरेपी तो काम नहीं कर रही है, और अगर तकलीफ दे रही है और काम किया तो फिर वो आपको महीना भर में काम कर देगी। आप महीना भर में ठीक हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं बहुत फर्क पड़ गया मेरे अंदर। तो ये रूल अपना याद रखिए कि पैसिव इम्यूनोथेरेपी इंडेफिनेटली लेना नहीं है कि डॉक्टर साहब ने कह दिया कि लेते रहो, आप लेते रहिए, रिजल्ट मिले कि ना मिले, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। एक्टिव इम्यूनोथेरेपी में समय लग सकता है, लेकिन एक्टिव इम्यूनोथेरेपी का लिमिट है, अंत है। किसी किसी में नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एडवांस स्टेज डिजीज में आए, अब उनको हमने बैलेंस करना शुरू किया, तो हम कितना बैलेंस करेंगे, हमेशा देते रहेंगे। ऐसे मरीज भी हैं, मुझसे लोग पूछते हैं 40 डोज लिए किसी ने, मैंने कहा 40 डोज भी लिए हमसे। लेकिन अगर कोई बंदा 7 साल से जीवित है एडवांस स्टेज डिजीज में और 40 डोज ले चुका, तो ये उसके लिए अच्छी बात है। हम भी अपनी तरफ से, ट्रस्ट के तरफ से हेल्प करते हैं। अमीम कैंसर ट्रस्ट मैंने बताया है, आपने बनाई है, उससे हम लोग हेल्प करते हैं मरीज की। वो भी आप ही लोगों के सौजन्य से हेल्प करते हैं। जो ट्रस्ट में पैसा देता है, मैं उस पैसे को रोटेट करके गरीब मरीज को दे देता हूं। तो ट्रस्ट की हेल्प भी कीजिए। ये एक संस्था है,
ये एक हमारा मिला जुला प्रोग्राम है, समझौता है आपस में, हम में, आप में, जिससे ये काम चल पाया है, चलता रहेगा और भगवान इसको हमेशा कायम रखे और ये पले फूले, मेरे होने के साथ भी और मेरे ना होने पर भी। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।